Welcome to another session of computer networks. Today we'll talk about IP address and network layer, and especially addressing part of the network layer. We'll talk about how we address the computer. किसी कंप्यूटर को हम नेटवर्क के अंदर पहचानते कैसे हैं, उसका पता कैसे बताते हैं, and how actually the addresses are designed. We'll talk about IP header also, and how actually the data flows, yeah, in IP datagram. We'll talk about that also. Now let's understand what actually is IP address and what actually is the part of network layer. Here IP address की अगर बात करें तो OSI लेयर के नेटवर्क लेयर में या TCP मॉडल के इंटरनेट वर्किंग लेयर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसका काम होता है किसी भी कंप्यूटर को अपनी पहचान देना, अपना एक नया यूनिक एड्रेस देना। इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो किसी भी सिस्टम को पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सा सिस्टम है नेटवर्क में, ये कहाँ था, या ये आपका किस नाम से जाना जाएगा। आईपी एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है कुछ खास तरीके के एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेसेस डिफ़ाइन करते हैं, जो एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। और इसके अलावा हम हर कंप्यूटर को कुछ एसोसिएटेड नेम्स बताते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस नाम को उस आईपी एड्रेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएनएस सर्वर एंड ऑल। There are some technique called DNS, domain name system. So उसके help से ये किया जा सकता है. We'll talk about that also, but it will be not today. It will be some time later. इसके अलावा हम राउटिंग की प्रोटोकॉल पढ़ेंगे कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जुड़ना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हमारे जो है आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे कैसे कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक्चुअल में क्या है? एक 32 बिट का नंबर जो कि आपके कंप्यूटर को आपके नेटवर्क में एक यूनिक पहचान देता है, अलग से पहचान देता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को आप पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए उसका आईपी एड्रेस उसकी पहचान होता है। जैसे अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें तो जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, राइट हियर ipconfig /all pipeline more. Here you see it is giving you some name. For example, for this computer it is PCTI is the system name, DNS suffix is pctiru.com. We are not concerned with all these things. What we are concerned with this address, IPv4 address. Now actually what is IPv4 address and how it is different from IP address? Actually it is not different from IP address, it is very much same, but IP is available in two different versions, version 4 and version 6. So this is version 4 IP address, which is of 32 bits in nature. Version 6 IP address is of this kind. Here you see it is of 64 bit in size in general, and normally we use 128 bits in hexadecimal format if it is a specific one. Now how actually we calculate the IP address? Here we have one Excel sheet that defines you the binary and the hexadecimal values, the binary and decimal values of IP version 4. We are more concerned with IP version 4, we are not concerned with IP version 6. That's why we'll discuss IP version 4 only. In IP version 4 it is 4
it is segmented in 4 parts. Each part is defining 1 byte. 1 byte means 8 bits. Okay, so here you can see I have written each of these numbers in 8 bits. Okay, and it is exact binary conversion of this. That means 10 है तो इसको हमने लिखा 00001010. In the same way, if it is 20, 0001, then 0100, and so on. IP address of this computer is 10.20.20.147. Now come back. अब 8 बिट का एक पार्ट था इसका और टोटल 32 बिट का था, यानी कि टोटल इसमें कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं? इट विल बी 2 पावर 32 डिफरेंट वैल्यूज़. हर 4 बाइट की हर एक बाइट की बात करें तो उसके अंदर हम सारे 0 से सारे 1 रख सकते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारी वो 0 होगी. ओके, और मैक्सिमम होगी 255. ठीक है, मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड मैक्सिमम विल बी 255. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हम 255 से बड़ा नंबर डालेंगे तो क्या होगा? आईपी एड्रेस डालते समय अगर हम 255 से बड़ा नंबर डाल देते हैं, व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम? जस्ट सी व्हाट हैपेंस, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस if we give IP address greater than the defined number of digits. If you want to change the IP address, you have to go to network connections in your control panel in Windows XP, and here you have all your network adapters. इसमें से आप नेटवर्क अडेप्टर की प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल मिलता है. इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए. हियर यू सी 12.12.12.1. although it is a illegal IP, but it was given. Okay, now just I am putting here 256, and you can see I can specify 1 to 223 only. क्वेश्चन उठता है कि मैं तो अभी कह रहा था 255 तक डाल सकते हैं, फिर 223 पे ये मना क्यों कर जा रहा है? ठीक है, दूसरी बात 255 यहाँ ले लिया, but if I am giving 256, it automatically goes back and it cannot specify any value above that. Okay, now let's come back. So maximum possible value 255 हो सकती है, बट इसमें कुछ आईपी एड्रेसेस हम कुछ खास कामों से रिज़र्व करके रखते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इस वजह से हम जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं 0 से लेकर के 223 जो है ये पहले स्लॉट के अंदर होगा, और उसके बाद बाकी के सारे 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. नाउ just see IP header. IP header is actually the message that is transmitted along with your packet. ठीक है, अब इसमें IP header के अंदर बताया गया है, सबसे पहला पार्ट आपका आता है वर्जन. ठीक है, सॉरी, सबसे पहला पार्ट आपका ये वर्जन आता है. देन IHL, that is intermediate header. Then type of service, then total length, then comes identification field, then frame offset, fragment offset. Fragment offset is actually where from your message starts. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इशू होता है, ऑप्शंस नाम का एक पार्ट आता है जो कि कुछ डिफाइंड साइज़ का नहीं होता, इसका साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है. तो फॉर दिस पार्ट what we do is we define here fragment offset, that is the start address of your message. Okay, now then time to live, it is the time up to what the packet will be alive if it is not reaching to the destination.
दैट मीन्स अगर आपने कोई पैकेट भेजा था, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो उस कंडीशन में ये कितनी देर तक पैकेट अलाइव रहेगा, कितनी देर के बाद डेड हो जाएगा, ये चीज़ हम टाइम टू लिव से डिफाइन करते हैं. देन देयर इज़ प्रोटोकॉल. Protocol actually is, there are so many extended protocols in this network layer. जैसे ARP होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP होती है. इसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. तो इन प्रोटोकॉल्स को जो है हम इस प्रोटोकॉल टर्म के अंदर डिफाइन करते हैं. इसके बाद आता है आपका हेडर चेकसम. हेडर चेकसम बेसिकली जो है आपका डिफाइन करता है, वेट फॉर अ मोमेंट. हाँ, हेडर चेकसम आपका डिफाइन करता है कि अगर कोई एरर आती है तो वो एरर कहाँ आई है और क्या आई है. ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस हेडर चेकसम ऑल्सो इन डिटेल. देन कम्स योर सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस. नाउ सोर्स इज हु इज सेंडिंग एंड डेस्टिनेशन इज जहाँ पे पैकेट भेजना है. नाउ एंड फाइनली देयर इज़ ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या होता है? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि नहीं हमारा डेटा सिक्योर मोड में जाए. हम जो डेटा भेज रहे हैं उसमें कुछ खास तरीके का एनक्रिप्शन हमने किया है. अब मेरी कंपनी सपोज़ 3-4 तरीके के एनक्रिप्शन इस्तेमाल करती है, तो उनको पहचानने के लिए मुझे कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डेटा रखना पड़ेगा कि आज ये वाला रखा है. वी पुट दिस थिंग इन ऑप्शंस. नाउ ऑप्शंस जो हैं आपके नॉर्मली सिक्योरिटी के लिए हो सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ अगर सपोज़ रूट को फिक्स करना चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी रूट से जाना है, या रूट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, या टाइम चेक करना है. ना टाइम चेक करना है, इज़न्ट अमेजिंग. एक्चुअल में देखिए, जब हम किसी दूसरे सिस्टम का टाइम देखना चाहते हैं, फॉर दिस ऑल्सो वी कैन यूज़ IP पैकेट्स. ओके, there is a command net time and then you put server name or server's IP address. For example, I am putting here 10.0.4.1. okay, sorry, the server name should start with // in Windows, so you can, sorry, I am not been permitted for that. Means either the server is not connected or we are so away that we cannot get it. Okay, I'm just checking for my IP address only, and you can see that net time protocol से आपको जो है अगर access available है तो you can get the time also. Now you can record the route whatever the systems are coming in between. Okay, for this there is a command called trace RT. I just want to check that how many systems are coming between my computer and yahoo.com. So for this I have written trace RT space yahoo.com. Now you can see the first system coming is 10.20.20.1. Then the second one is 122.180.61.97. Then the third one is 122.180.53.93. Then again there is one Airtel system, that is 122.160.129.162. Then fifth system is 175.255.61. Now here you see what actually is happening. The connection has moved from my network to my ISP. After my ISP, it is hunting for the correct location, and then it has found XE55 part 1 SJC yahoo.com. This is one system, that is 216.115.96.46. यहाँ पे ये याहू के नेटवर्क में एंटर कर चुका है. अब जिस सिस्टम से मैं कनेक्ट होना चाहता था, इसका IP था 72.30.38.140. अब ये सिस्टम
याहू के नेटवर्क में कहीं है। याहू के नेटवर्क से जैसे ही मैं जुड़ा, अब याहू ने अपने नेटवर्क के अंदर हंट करना शुरू कर दिया कि वेयर दैट सिस्टम इज़ लोकेटेड, एंड व्हेन आई फाउंड द कंप्लीट पाथ, द ट्रेस इज completed. So in options we can record the route in this way. Even there are some protocols जिसके अंदर कि हम इस रूट को फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, बट दैट्स नॉट इन आवर करिकुलम. लेट्स मूव अहेड. नाउ आईपी एड्रेसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हम 223 से ऊपर पहले वाले स्लॉट के अंदर नहीं डाल पा रहे थे. व्हाट एक्चुअली वाज द रीज़न? जस्ट सी, द रीज़न वाज दिस थिंग. IP address in version 4 is distributed in 5 classes. Class A is the IP address which is starting from 0. Now the question arises, किसी भी IP address को 8 की जगह 9 डिजिट में लिख दो, 0 से स्टार्ट हो जाएगा? नो. एक्चुअल में अगर आप 8 बिट्स के अंदर लिखते हैं तो जो IP address 0 से स्टार्ट होता है, that IP address is class A IP address. Okay, here you see for 1, for 127, for 0, for all these numbers it is starting from 0. But if I go for 128, it becomes 1. Now if IP address is starting from 0, it is of class A. IP addresses start from 1.0.0.0 to 127.0 255.255.255. In the same way, if we talk about class B IP address, it start with 10. Like the IP address is like 128.0.0.0 to 191.255.255.255. Then the next value is 110. 110 means if the IP address has a look like 110 starts with 110, then it is of class C. Class C का IP address होने के चलते the IP address will start with 192 and it ends at 223.255.255.255. Okay, now there are some special purpose IP addresses. We call them multicast addresses, and they start with they are in class D. Class D IP addresses जो आपके होते हैं, ये आपके 110 से स्टार्ट होते हैं और इनकी स्टार्टिंग 224 से लेकर के और एंडिंग 239 पे होती है. Now the class E that is reserved for future is 1111, and it starts with 240, it ends at 255. So किसी भी मशीन पे हम 224 से लेकर के 255 के IP एड्रेसेस नहीं डाल सकते हैं for communication purposes, because these are fixed for multicast, and in some cases it is reserved for future usage. Now what about class A B C जो हम डाल सकते हैं IP addresses, उनका क्या हिसाब किताब है? Why what kind of addresses that we can prefer in class A, class B and class C, and what kind of addresses are there? क्लास A जो होता है ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए इसके साथ ख़ास बात क्या होती है कि अगर आप क्लास A का IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो पहली 8 बिट्स जिन सिस्टमों से मैच कर जाएगी, आप उन सभी सिस्टमों से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी थर्ड डिवाइस के. ठीक है, थर्ड डिवाइस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको एक लंबे चौड़े रूट की ज़रूरत थी. आपको जो है अपनी सीरीज़ के जो अपने नेटवर्क के जो IP एड्रेसेस हैं उनके लिए ऐसे सीरीज़ की ज़रूरत नहीं होती. फिज़िकल कनेक्शन आपका बना हुआ है, बस उतने से आप कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसके लिए अगर आपका क्लास A का IP एड्रेस है तो आप जो है केवल आपका फर्स्ट ब्लॉक, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल माय IP एड्रेस इज 10.20.20. समथिंग. सो मैं
मैं ऐसे किसी भी आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकता हूं जो 10.something करके हो। इसके लिए मुझे किसी बीच में इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द नेटवर्क इज़ डिफाइनिंग हियर। नाउ in case of class B, it is covering two different blocks, like suppose if you talk क्लास ए के लिए ये इतनी बिट्स सेम होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, तब वो सिस्टम कम्युनिकेट होगा। क्लास बी के लिए इतना सेम होना चाहिए, क्लास सी के लिए इतना सेम होना चाहिए। ओके, यानी कि इफ़ सपोज योर आईपी एड्रेस इज स्टार्टिंग विथ 192, sorry, if your IP address is starting with 192.168.1.1, okay, then you can communicate to any system whose IP address is having 192.168.1.x। ठीक है, अगर सिस्टम का IP एड्रेस 192.168.2. होगा तो आप इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, there are some special IP addresses. First of all, आपको एक चीज़ बता दूं, जो पार्ट आपका कॉमन होना चाहिए किसी भी IP एड्रेस के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, जो मैं अभी इसके पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था, इसको हम बोलते हैं नेट आईडी। ठीक है, नेट आईडी के अलावा सारी बिट्स अगर ज़ीरोज़ हैं तो ये आपका जो है होस्ट नेटवर्क को, मतलब अपने नेटवर्क को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, नेट आईडी के अलावा सारी बिट्स अगर 1 है तो ये अपने नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सारी बिट्स 0 यानी 0.0.0.0 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट डिफाइंस दिस कंप्यूटर। मीन्स इफ़ यू आर क्रिएटिंग सम लॉ इन केस ऑफ राउटिंग और ऑल, तो ये अपने कंप्यूटर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर सारे 1 हों तो ये ब्रॉडकास्ट होता है लोकल नेटवर्क पे। इसके अलावा 127.anything, इट इज़ अनदर IP एड्रेस, इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट टू योरसेल्फ। आप अपने कंप्यूटर से कोई सर्विस अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि ये सर्विस चल भी रही है कि नहीं चल रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 में से किसी भी IP एड्रेस से। ओके, so we call this IP address as loopback address. This one is the loopback address. Now we have to discuss about routing. Before discussing about routing, let's understand about what routing is. मुझे एक कंप्यूटर, मेरे पास नेटवर्क में 5-6 कंप्यूटर्स हैं और मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करना है। उस समय तो मैं बड़े आराम से कम्युनिकेट कर ले रहा हूँ, लेकिन जब मुझे बीच में 15-16 ऐसे कंप्यूटर्स लगाने से कम्युनिकेट करना पड़ जाता है जो मेरे अपनी होल्डिंग के नहीं है। मैं यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो कम्युनिकेट करता है किसी और से, उसके बाद किसी और से, और उसके बाद फिर मेरे दूसरी डेस्टिनेशन पे मेरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमको डिफरेंट टाइप के राउटिंग एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है करिकुलम के अंदर ये कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं: ऑप्टिमल प्रिंसिपल, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, हायरार्किकल राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग, मल्टीकास्ट राउटिंग, एंड routing for mobile hosts and ad hoc networks. Now just understand optimality क्या होती है। ऑप्टिमल किसी भी कंडीशन को हम तब कहते हैं
जबकि हमारे पास जितना भी रिसोर्स है वो पूरी तरह से यूज़ होता हो, मैक्सिमम यूटिलाइज होता हो। ठीक है। In this diagram you can see basically all your resources are reflected just on the other side also. एक रिसोर्स आपको 2 दिख रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर कि जब भी आपका कोई पैकेट यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये पैकेट ऐसा सीम होता है कि ये यहाँ मतलब ये अगर सेल्फ कम्युनिकेट करना चाहे तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द नेटवर्क एंड कमिंग बैक। ठीक है। सो एक लाइन मतलब एक साइड का पार्ट हम जो दिखा रहे हैं, सपोज दिस पार्ट इज़ देयर, दिस इज़ अ रेप्लिकेट कॉपी ऑफ दिस वन। सो जो पैकेट इसके पास आ रहा है वो अगर सपोज सॉरी जो इससे जा रहा है वो अगर सपोज यहाँ से आप दिखाते हैं तो जो ये रिसीव कर रहा है वो हमने यहाँ से दिखाया है। ठीक है। नाउ हियर यू सी ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। हमारे पास जो लिंक्स अवेलेबल हैं हम उन्हीं के हेल्प से अगर सबसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, कहीं भी कोई डुप्लीकेट लिंक नहीं है, तो इसको हम ऑप्टिमल मेथड कहते हैं। जबकि पहले वाले केस में आपको जो दिखेगा इसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी अवेलेबल है। ठीक है। हियर यू कैन सी देयर इज़ वन पाथ फ्रॉम O to H डायरेक्टली, देयर इज़ अनदर पाथ फ्रॉम O to H लाइक O to N, then J, then C, then B, then A, then F, then H। ठीक है। सो देयर आर सो मेनी पाथ फॉर ईच एंड एवरी नोड। अगर हम उसकी केवल एक ट्री को लेते हैं तो दैट इज ऑप्टिमल वन। ओके। नाउ शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग।